प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा। स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 के दूसरे पत्र में हम लोग साहित्य इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कतिपय विद्वानों के मतों, बल्कि परस्पर विरोधी मतों को आप सबके सम्मुख रखा। विद्वानों की अलग अलग राय आपके सामने व्यक्त हुई। जहां डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्ष्णेय कहते हैं कि यहाँ केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हुए मानव की खोज ही साहित्य इतिहास है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं कि साहित्यिक इतिहास तब तक लिखा ही नहीं जा सकता जब तक समृद्ध पुस्तकालय और सुव्यवस्थित सूची पत्र न हो, किंतु यदि साहित्यिक इतिहासकार चाहता है कि स्वयं उसकी कृति तिथि मूलक सूची पत्र से कुछ अधिक और भिन्न हो, तो उसे कार्य कारण संबंध और सातत्य का ज्ञान, सांस्कृतिक परिवेश का कुछ बोध और उस व्यवस्था में यत्किंचित प्रवेश होना चाहिए जिसमें अंशीभूत कलाएं अंशीभूत सभ्यता से संबद्ध रहती हैं। उसके साधन में स्थिति स्थापकता आवश्यक है। तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा साहित्य इतिहास लेखन के पूर्व संबंधित साहित्यिक तथ्य की उपलब्धता को अनिवार्य मानते हैं। इसके लिए समृद्ध पुस्तकालय को अनिवार्य मानते हैं, अर्थात साहित्य इतिहास लेखन के लिए आवश्यक सामग्री प्रचुरता में उपलब्ध होनी चाहिए। अब कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि साहित्य इतिहास अस्तित्वहीन है क्योंकि साहित्य जीवंत कृति है, साहित्य इतिहास की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया है कि इस बीच जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा भी विधेयवाद के आधार पर, जिसमें युग विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण, पृष्ठभूमि निर्देश, तुलनात्मक अध्ययन, मूल्यांकन आदि बातों की चर्चा की गई। तो साहित्य इतिहास के संबंध में परस्पर विरोधी मत विद्वानों के रहे हैं, और लेकिन यह बात है कि साहित्य इतिहास के मूल में मानव चेतना को समझने की जरूरत महसूस की गई है कि जिस काल के साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, उस काल के कवि ने उस प्रकार का साहित्य क्यों लिखा, उसकी क्या परिस्थितियां रही, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक। उसने जो लिखा वह इतिहास से मेल खाता है नहीं खाता है,
बहुत सारी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कहा गया है कि पोर्शन ऑफ हिज टाइम की धड़कन सुनना महत्व रखता है। जिस पंक्ति का हमने कल उल्लेख किया था कि एवरी ग्रेट राइटर इज ए राइटर ऑफ हिस्ट्री, लेट हिम ट्रीट ऑन ऑलमोस्ट व्हाट सब्जेक्ट he carries with him for thousands of years a portion of his times। तो पोर्शन ऑफ हिज टाइम को समझना साहित्य इतिहास लेखन में बेहद जरूरी है। इसके आधार पर हम लोगों ने 3 बातों पर ध्यान रखने की बात कही थी कि पुराकालीन खोज का किस निश्चित दिशा में विकास हुआ है और उसमें उस समय की चित्त वृत्ति पर कहां तक प्रकाश पड़ा है। जनता की चित्त वृत्ति का विशेष महत्व है। जनता क्या सोचती रही है, जनता की क्या समस्याएं रही है, जनता की क्या परिस्थितियां रही हैं, तो परिस्थितियों के आधार पर प्रवृत्तियां पनपती हैं। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और अलग अलग खोजें जो की गई हैं वो मिलजुल करके अंततः निष्कर्ष एक प्रकार का दे रही हैं कि नहीं दे रही। इसी क्रम में हमने जो है पिछले क्लास में पोर्शन ऑफ टाइम को समझने की जो बात कही थी उसको बिहारी के दोहे से उदाहरित किया था कि भूषण पहिरिन कनक के ही आवत इतिहेत दर्पण के से मोर्चे देह दिखाई दे। कि बिहारी ने अपने दोहे में रीति युग में दर्पण में मोर्चा लगने की बात कही और यह बात इसलिए कही कि उस युग में दर्पण लोहे के बना करते थे और लोहा नमी पाकर उसमें जंग लगती है, उसमें मोर्चा लगता है। तो नारी की काया स्वर्णाभूषण से रहित होने पर लोहे में मोर्चे लगे हुए या मोर्चा लगे हुए लोहे के समान या लोहे के दर्पण के समान नारी की काया महसूस की जाती है। निश्चित रूप से यह अलंकारवादियों का मत रहा होगा, जिनको अलंकार बेहद प्रिय है, नहीं तो सहज सुंदरता का अपना ही स्थान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अलंकार के उलझन में नहीं पड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जब साहित्य को जीवन की प्रकृति मान लेने पर आलोचक की दृष्टि में जलवायु, समाज की चित्तवृत्ति, संक्षेप में संपूर्ण युग उभर कर आता है, तो इतिहास की दृष्टि में कविता, नाटक आदि कल्पना सापेक्ष साहित्यिक रूप ऐसी सामग्री का रूप धारण कर लेते हैं जिससे उस समय के सांस्कृतिक वातावरण का मूल्यांकन किया जा सके। तो जिस समय का इतिहास लिखा जाएगा उस समय का यथार्थ और तथ्यपूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए और वह मूल्यांकन बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी होना चाहिए। इसी बात को विद्वानों ने रेखांकित किया है। कहते हैं लेकिन दोनों ही हालत में गलती हो सकती है। सेन ने साहित्य इतिहास का उद्देश्य बताते हुए कहा था कि उसके द्वारा हम कवि को उसके भावों और विचारों को समझने की चेष्टा करते हैं, किंतु अन्य विद्वानों की राय में सेन का यह मत मामूली है। वस्तुतः किसी कवि की चेतना को समझना इतना आसान नहीं होता, वह आसमान से तारा तोड़कर लाने के समान होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किन महान प्रेरणाओं से की, यह जानना सहज संभव नहीं है। साहित्य इतिहास लेखन के लिए मात्र बाह्य कारण और आचार विचार ही विचारणीय नहीं होते हैं। उस युग की आध्यात्मिक चेतना को भी देखना आवश्यक होता है। उस युग की आध्यात्मिक चेतना को भी देखना आवश्यक होता है। इस तरह से साहित्य इतिहास द्वारा मानव चेतना को उद्भासित करने वाली और उस युग के पीछे काम कर रही उन शक्तियों को भी समझना होता है जो युग के मन का और कवि प्रतिभा का निर्माण करती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह है, साहित्य सामान्यतः नहीं समझे जाने वाले यथार्थ जीवन की प्रतिकृति है। दूसरा, साहित्य सृजन केवल बाह्य जीवन की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं होता, बल्कि कवि या लेखक के स्वाध्याय के फलस्वरूप भी होता है। कवि का अध्ययन भी महत्व रखता है। तीसरा है, लेखक की प्रतिभा भी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव चेतना मुखरित हो उठती है और जिसमें गणित के नियम असफल हो जाते हैं। इस तरह साहित्य इतिहास में खोज का महत्व स्पष्ट स्थापित हो जाता है। खोज, साहित्य इतिहास लेखन में खोज जरूरी है। संदेह की दृष्टि से, शक के नजरिए से जिस काल के साहित्य का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, उसको देखना होगा, समझना होगा और किसी बिंदु को हम गंभीरता पूर्वक सोच करके देखेंगे कि इस काल में इस तरह की बात आई है, तो इस बात के आने का कारण क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, इसके पीछे का औचित्य क्या है। तो इस तरह से साहित्य इतिहास संबंधी धारणा के मूल में ज्ञान की वह विधा है जिसके अंतर्गत मानव जाति की सभ्यता का समग्र इतिहास आ जाता है और उसी इतिहास का प्रधान अंग साहित्य इतिहास है, जिसमें मानव चेतना के संदर्भ में साहित्य का अध्ययन किया जाता है। अब एक विचारधारा यह भी प्रचलित रही है कि साहित्य का जीवन से कोई संबंध नहीं है। ऐसा मानने वाले भी रहे हैं। कलाकार देश काल से अलग होकर एकांत में बैठता है और अपनी कला का चमत्कार प्रदर्शित करता है, ऐसी मानता रही है। लेकिन कला कला के लिए है के स्थान पर कला जीवन के लिए है, मत ही सर्वग्राह्य है। साहित्य का उद्देश्य तो जीवन की ऊपरी हलचल की तह में निहित तथ्य को देखना है, अर्थात ऊपर से जो दिख रहा है सो दिख रहा है, उसके अंदर की भीतरी बात क्या है, साहित्य इतिहास लेखन के समय उसको भी गंभीरता पूर्वक देखने की जरूरत है। तो इस तरह से इस संबंध में डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्ष्णेय कहते हैं कि घोर यथार्थ से युग के हृदय का स्पंदन नहीं समझा जा सकता। साहित्य के रसास्वादन के लिए युग विशेष के यथार्थ जीवन का अध्ययन तो आवश्यक है, किंतु साहित्य इतिहास प्रणयन के लिए अपने को यहीं तक सीमित रखना उचित नहीं। उचित होगा यह देखना कि उस युग का मन किस प्रकार घनीभूत रूप में व्यक्त हुआ है, अर्थात बाहरी कारण के साथ साथ
आंतरिक कारण, आंतरिक उद्देश्यों को भी देखना होगा। हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई से लेकर आधुनिक काल के साहित्यकारों जैसे भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी, प्रेमचंद तक के साहित्य में जीवन का यथार्थ महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है और इसका अध्ययन भी अपेक्षित है। किंतु साहित्य इतिहास की वैज्ञानिक रचना शैली वह है जिसके द्वारा सभी बाह्य और स्थूल साधनों और सामग्री का संकलन करते हुए उसका अंतर्निहित अर्थ खोजने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि साहित्य इतिहास में युग के टेम्पर को खोजा जाता है। उस युग का टेम्परामेंट क्या रहा है, उस युग की सोच क्या रही है। कोई भी रचना लेखक की कपोल कल्पना नहीं होती, उसमें युग्मन अभिव्यक्ति पाता है। अब आगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि एक युग में मान्य सत्य का दूसरे युग में खंडन होता है और फिर आगे चलकर वही पुराना सत्य प्रतिपादित किया जाता है। उनके अनुसार मूल स्रोत तक न जाकर कोई कवि अपने समय में प्रचलित मिथक कथाओं को ज्यों का त्यों ग्रहण कर सकता है। साहित्य इतिहास लेखक के लिए ये बातें ध्यातव्य हैं। साहित्य इतिहास प्रणेता को मूल स्रोतों की खोज करने वालों की सामग्री अंधविश्वास के साथ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो कहा खोज करने वाले ने उसको ज्यों का त्यों नहीं मान लेना चाहिए, उस पर शक की नजर रखनी चाहिए, उस पर गंभीर नजर रखनी चाहिए और अपनी विवेकनी बुद्धि से उस पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। वस्तुतः एक कवि अपने पूर्व के कवियों का प्रभाव स्वीकार करते हुए भी विभिन्न स्रोतों से सामग्री ग्रहण करने के बावजूद भी उसे अपने जुगानुरूप प्रतिपादित करने के लिए स्वतंत्र है और यह स्वाभाविक है। इस कारण राम के चरित्र का चित्रण आदि कवि वाल्मीकि ने भी किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया, साकेत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने भी रामचरित गाया, अन्य लेखकों विद्वानों ने भी रामचरित गाया, लेकिन इसी कारण उनमें कुछ न कुछ भेद होता रहा है। आधुनिक काल में आकर यंत्र जल का प्रयोग होने लगा, इसलिए कि आधुनिक काल की में व्यवस्था इस तरह की रही। तो साहित्यकार जो है अपने जुगानुरूप प्रतिपादित करने के लिए स्वतंत्र है। साहित्य इतिहास लेखक को तो यही देखना है कि साहित्यकार कहां तक मानव चेतना व्यक्त करने में सफल हो सका है। अर्थात मूल तत्व है मानव चेतना। मानव का झुकाव किस ओर रहा है, मनुष्य किस दिशा में बढ़ा है और उसके बढ़ने का कारण क्या रहा है, उसकी परिस्थितियां क्या रही है, किन कारणों से वह उस दिशा में प्रवृत्त हुआ है। तो वस्तुतः साहित्य इतिहास के केंद्र में मानव है, उसकी आत्मा है, उसकी चेतना है और वह व्यापक मानव संस्कृति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। एक युग की आत्मा को पहचानने के लिए महान कृतियों का ही नहीं, साधारण कृतियों का अध्ययन भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महान कृतियों के आधार पर साहित्य इतिहास लिखा जाएगा। जितना महान कृतियों का महत्व है उतना ही महत्व या उससे कम महत्व उन गौणों का नहीं है। इसलिए डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा
गौणों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि साहित्यिक इतिहास का विषय भी यदि विस्तार है तो महान लेखकों से अधिक महत्व उन गौणों का है जिनसे विस्तार निर्मित होता है। तो बहुत सारी बातें साहित्य इतिहास के संदर्भ में सामने आई। मुख्य रचनाकार, गौण रचनाकार, मानव चेतना, प्रचुर उपलब्ध साहित्य, उपलब्ध इतिहास, उपलब्ध आलोचना, समृद्ध पुस्तकालय, बहुत सारी बातें साहित्य इतिहास के संदर्भ में आप लोगों के बीच आई और इन सब बातों का कुछ निष्कर्ष होता है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें साहित्य इतिहास के संदर्भ में तो क्या होगा निष्कर्ष? इसके कुछ निष्कर्ष होंगे। पहला निष्कर्ष ये होता है कि साहित्य इतिहास व्यापक मानव ज्ञान की अपने में एक स्वतंत्र और विशिष्ट विधा है तथा उसकी अपनी अध्ययन और रचना प्रणाली है। पहला निष्कर्ष कि साहित्य इतिहास व्यापक मानव ज्ञान की अपने में एक स्वतंत्र और विशिष्ट विधा है तथा उसकी अपनी अध्ययन और रचना प्रणाली है। दूसरा बिंदु, तथ्य संकलन करना और उन तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से सजा भर देना साहित्य इतिहास नहीं है। उसमें कारण कार्य संबंध को देखना होता है, मानव चेतना को देखना होता है। तो तीसरा बिंदु, इतिहासकार के लिए कवि या रचनाकार के चारों ओर के जीवन की परिस्थितियों के फलस्वरूप जो विचार क्षेत्र उत्पन्न होता है वह ज्यादा महत्व रखता है। समझने की चीज है, इतिहासकार के लिए कवि या रचनाकार के चारों ओर का जीवन, उस जीवन की परिस्थितियां प्राणी को प्रभावित करती हैं। परिस्थितियों के अनुसार जीवन जो है उतार चढ़ाव ग्रहण करता है, बदलाव लेता है। तो इतिहासकार के लिए कवि या रचनाकार के चारों ओर के जीवन की परिस्थितियों के फलस्वरूप जो विचार क्षेत्र उत्पन्न होता है वह ज्यादा महत्व रखता है। हालांकि कवियों और लेखकों की रचनाओं और जीवनियों का अध्ययन भी आवश्यक है साहित्य इतिहास लेखन के लिए। चौथा बिंदु, साहित्य इतिहास का उद्देश्य छोटे से छोटे कवि को भी दृष्टि पथ में रखना है। ऐसा नहीं है कि माइनर को हम भुला दें और मेजर पर ही सिर्फ फोकस करें। माइनर के बराबर ही मेजर के बराबर ही माइनर का भी महत्व है, क्योंकि उन गौण रचनाकारों से ही, छोटे छोटे रचनाकारों से ही विस्तार निर्मित होता है। तो साहित्य इतिहास का उद्देश्य छोटे से छोटे कवि को भी दृष्टि पथ में रखना। उसके बाद पांचवा बिंदु है मानव के शाश्वत सत्य को समझना साहित्य इतिहास का उद्देश्य है। मानव के शाश्वत सत्य को समझना कि जिस समय का साहित्य लिखा गया उस समय के जीवन का सत्य क्या है। छठा है साहित्य इतिहास के निर्माण में काम आने वाले विभिन्न स्रोत सामग्री, साहित्यकारों की जीवनी आदि स्वतः इतिहास नहीं है।
साहित्य इतिहास के निर्माण में काम आने वाले विभिन्न स्रोत और सामग्री, साहित्यकारों की जीवनी आदि स्वतः इतिहास नहीं है। अर्थात जीवनी सामग्री कोई जरूरी नहीं है कि वह जिसने लिखी है वह हूबहू वही हो, उसमें हो सकता है मनोवृत्ति का प्रभाव रहा हो। तो साहित्य इतिहास लेखक को अपनी विवेकनी बुद्धि से उन बातों को परख लेने की जरूरत है। तो इस तरह से साहित्य इतिहास के संबंध में कुछ तथ्य थे जो आपके सामने रखे गए और 6 बिंदु साहित्य इतिहास के संबंध में आपके सामने स्पष्ट किए गए। तो हम समझते हैं कि साहित्य इतिहास को समझने में इसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को सुविधा हुई होगी, बातें समझ में आई होंगी। तो साहित्य इतिहास समझ लेने के उपरांत अब साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में भी विविध प्रकार की दृष्टियां रही हैं। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में भी विद्वानों के मत भिन्न रहे हैं और अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। तो साहित्य इतिहास को समझने के उपरांत हम साहित्य इतिहास लेखन के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है इस पर भी विचार करेंगे। तो साहित्य इतिहास क्या है, इसके संबंध में पिछले क्लास और आज के क्लास के माध्यम से हमने साहित्य इतिहास के कतिपय बिंदुओं को आपके सामने रखा, साहित्य इतिहास को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो इसके साथ ही साहित्य इतिहास क्या है से संबंधित जो प्रश्न है वह पूरा होता है और इसी के साथ आज का वर्ग भी पूरा होता है। आगे के क्लास में हम आपके लिए साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित जो भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करते हुए साहित्य इतिहास लेखन का जो सबसे उपयुक्त सिद्धांत है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।